आप सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 सोशल स्टडीज़ में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद और फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद का जो उदय यूरोप में माना जाता है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद माना जाता है। इसमें पहली क्रांति मानी जाती है जो यूरोप में नेशनलिज्म को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर हुई थी। इसके बाद यूरोप में विशेष तौर पर फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया था और वहाँ पर जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो लोगों के हाथों में चली गई थी। इसलिए ये माना जाता है कि राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से शुरू हुई थी, उसके बाद यूरोप में ज़्यादा आगे बढ़ा। इसके बाद नेपोलियन जो है वो इसका मुख्य हिस्सा माना जाता है। नेपोलियन जो फ्रांस का राजा था, उसने अपने अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनमें एक जैसी शासन व्यवस्था शुरू करने की कोशिश करी और इस शासन व्यवस्था को, इस एक रूपता लाने के इसके सिस्टम को नागरिक संहिता भी कहा जाता है, नेपोलियन संहिता भी इसको कहा जाता है, जो 1804 में उसने लेके आने की कोशिश करी थी और जिसके लिए वह फेमस भी हुआ और इसी नाम से वो जाना जाता है। आज भी नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम आज भी कहते हैं, तो वो भी वही है। तो नेपोलियन के कारण ही उस समय समानता का, संपत्ति के अधिकार का और इस तरह के विचार जो थे, स्वतंत्रता का विचार जो था, वो यूरोप में फैला था, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और सहिष्णुता के विचार यूरोप में और फ्रांस में विशेष तौर पर देखे जाते हैं। वियना कांग्रेस, इसके बाद हम बात करते हैं वियना कांग्रेस की। वियना कांग्रेस जो है वो 1815 में बुलाई गई थी और ये वियना में बुलाई गई थी। इसमें यूरोप के सभी देशों से राजदूत आए थे, लोग आए थे इसमें शामिल होने के लिए और इसका अध्यक्षता जो थी वो मेटरनिख ने की थी। मेटरनिख जो है वो ऑस्ट्रिया का शासक था, वहाँ का राजनेता था और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध के कारण या नेपोलियन के युद्ध के कारण पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के मुद्दे थे और समस्याएं थी, उनको हल करने का इसके द्वारा प्रयास किया गया था। तो वियना कांग्रेस जो है वो एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है यूरोप में राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म के उदय को लेकर और इसको हम देखते हैं कि 1815 में इसको बुलाया गया था और इसमें बहुत सारे जो नेपोलियन के द्वारा राज्य जीते गए थे या उसके आसपास जो राज्य बने थे, उनकी पुनः व्यवस्था करने के लिए इसको मुख्य तौर पर यहाँ पर बुलाया गया था, लेके आया गया था। इसके बाद आ जाता है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण का मतलब इटली बहुत छोटे छोटे राज्यों में, 5-6 छोटे छोटे राज्यों में ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ था और इटली का एकीकरण का जिम्मा या उसका पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो विक्टर इमैनुअल सेकंड को जाता है, जिसने 1870 में यह कार्य संपन्न किया और इसके जो साथी थे वो थे मैत्सनी, काबूर और गैरिबाल्टी, जिन्होंने इसका बहुत इटली को एक देश बनाने में उसकी काफ़ी मदद की थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैत्सनी। मैत्सनी जो इटली का ही एक क्रांतिकारी था और जिसने यंग इटली नाम से संस्था बनाई थी। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है यंग इटली नाम की संस्था किसने बनाई, तो वो मैत्सनी था जिसने यंग इटली नाम की संस्था बनाई थी और उसी के परिणाम स्वरूप इटली में युवाओं में, विशेष तौर पर युवाओं में एक इस राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा लेने की होड़ लग गई थी और बहुत सारे युवाओं ने इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा लिया। गैरिबाल्टी उसका एक सहयोगी था, उसका एक साथी था। अब हम देखते हैं गैरिबाल्टी के बारे में। गैरिबाल्टी इटली का महान क्रांतिकारी था, जैसे हमने अभी बात करी। उसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया और जिसने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को हराया और इटली को स्वतंत्र दिलाने में बहुत इसने मदद की थी। अब देखते हैं हम काबूर। काबूर को इटली का बिस्मार्क भी कहा जाता है, मतलब
काबूर जो है वो एक बहुत महान नेता इटली में माना जाता है, और वो इटली के सानिया जो प्रांत है, सानिया जो राज्य इटली का एक अलग था, उसका प्रधानमंत्री था। और इसी ने सबसे पहले पहल करी थी कि हम इटली को एक करेंगे। सबसे पहले इसी ने अपने राज्य को इटली के एकीकरण के लिए सौंप दिया था कि मैं अपना अधिकार छोड़ता हूं और हम इसको एक मानते हैं या इटली को एक राज्य करने की कोशिश करते हैं। ये काबूर, इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है इटली में। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी जो है यूरोप का एक महत्वपूर्ण राज्य है, एक महत्वपूर्ण देश है, जो इसका एकीकरण जो है वो 1871 में हुआ, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो बिस्मार्क इसका रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और जिसने इटली को एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में इकट्ठा किया। बिस्मार्क, अगर हम बात करें तो बिस्मार्क जर्मनी का जो नेता था, और उसने इटली के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में उसने बड़ी मदद करी। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की, आयरन एंड ब्लड की नीति उसने दी थी, जो बहुत फेमस नीति हुई, और इसके कारण ही बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का एकीकरण कर पाया था। अब अगला देश हमारा आता है यूनान, जिसको आज ग्रीक भी कहते हैं। तो यूनान जो है 1821 में तुर्की के ओटोमन एम्पायर्स के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था, और जिसका जो संचालन था वो मालडेविया के राजकुमार हेप्पिस लांटी ने किया था। और 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की ने यूनान को स्वतंत्र राज्य या ग्रीक को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। इसकी एक बार हम मैप में भी लोकेशन देखने की कोशिश करेंगे। ये पूरा मैप आप देख रहे हैं, ये ग्रीस का या यूनान का मैप, जिसको हिंदी में यूनान कहते हैं और इंग्लिश में उसको ग्रीस कहते हैं। तो आप देखते हैं कि एथेंस इसकी राजधानी है, और तुर्की इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तुर्की, जो तुर्की ने इस पर कब्जा किया हुआ था, और तुर्की ने इसको फिर आज़ाद कर दिया था। तो अब आता है 1830 में यूरोप में बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारी क्रांतियां, लगभग हर देश में 1830 और उसके आसपास क्रांति हुई। तो इसके कई परिणाम निकले, इससे कई देश जो है वो आज़ाद हुए राजाओं से या राजा के शासन से या एक दूसरे राज्य के शासन से। तो सबसे पहले 1830 में जब क्रांति हुई तो फ्रांस का जो राजा था वो इंग्लैंड भाग गया था, और उसके स्थान पर लुई फिलिप जो राजा फ्रांस का बना, और उसने लोगों के इच्छानुसार काम करने का वचन दिया, और उसने थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश भी की। हॉलैंड ने आज़ादी पाने के लिए बेल्जियम का विरोध किया, वहाँ पर बेल्जियम के विरुद्ध उसने आंदोलन छेड़ दिया। इटली व जर्मनी के कई राज्यों ने पोलैंड के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, और वो आज़ाद हुए। और लेकिन बहुत सारे इसमें देशों को, बहुत सारे विद्रोहों को इसमें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी दो देश जो इस 1830 की क्रांति के बाद और बने, उनमें एक 1830 में यूनान है, और जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं, अभी जिक्र किया हमने, और दूसरा 1839 में बेल्जियम। ये दो नए देश आज़ाद हुए थे 1830 की क्रांति के बाद। अब 1848 की क्रांति, 1830 के बाद 1848 में भी यूरोप के लगभग सभी देशों में क्रांति हुई। जो लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था, जो 1830 में बना था, वो भी देश छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि वो लोगों की इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, और जिसके परिणाम स्वरूप 1848 में फ्रांस में गणतंत्रवादी राज्य शुरू होता है, डेमोक्रेसी वहाँ पर शुरू होती है। इसके बाद हम देखते हैं मेटरनिख, एक इम्पोर्टेंट इस लेसन में अक्सर पूछ लिया जाता है, मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो एक प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक का मतलब होता है रिएक्टिव, एक मान लो जनता ने उसके विरोध में कुछ किया तो वो भी उनके विरोध में कुछ करेगा। बदला लेने की भावना मेटरनिख में मानी जाती है थी। उसने मैरियान और जर्मेनिया जो उदारवादी विचार थे उनका कठोरता से दमन करने की कोशिश करी, उनको दबाने की कोशिश करी। अगली स्लाइड में हम जिक्र करेंगे कि मैरियान और जर्मेनिया क्या है। तो मैरियान और जर्मेनिया जो है ये दो औरतों के या दो नारियों के चित्र हैं जो राष्ट्रवाद के रूपक हैं। जैसे हम भारत में भारत को माता के रूप में देखते हैं,
तो ये भी एक तरह से राष्ट्र की माता के रूप में देखी जाती हैं, जिनमें मैरियान जो है वो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो जर्मेनिया है वो जर्मन राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक तरह से ये जैसे हम भारत की माता का, जैसे भारत माता कहते हैं, उसी तरह से मैरियान को फ्रांस में एक राष्ट्रमाता के रूप में देखा जाता है और जर्मेनिया को जर्मन में एक राष्ट्रमाता के रूपक के रूप में देखा जाता है। तो ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। जूकर्स क्या हैं? जूकर जो हैं वो प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी है, जिसमें बड़े बड़े जमींदार और रसूखदार और अमीर लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उनको जूकर्स कहते हैं। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जूकर्स कौन हैं या क्या होते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और कई बार हमारे सामने पेपर में देखते हैं, हम एग्जाम में देखते हैं, जैसे टूटी हुई बेड़ियां, ये किसका प्रतीक है? तो टूटी हुई बेड़ियां प्रतीक हैं आज़ादी का। बाज और छाप का कवच जो है वो जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। और बलूच पत्तियों का मुकुट जो आप देखते हैं, अभी हमने जो स्लाइड देखी थी उसमें इन्होंने पहन भी रखा था। बलूच पत्तियों का मुकुट जो है वो माना जाता है वीरता का प्रतीक। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डालियां शांति की चाह। अभी आप देखिए तलवार पर जैतून की डालियां लिपटी हुई हैं, तो ये शांति की चाह है। और तलवार जो है वो मुकाबले का प्रतीक है। काला, लाल और सुनहरी तिरंगा, तो यह जो है वो 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादियों थे उनका झंडा था जर्मनी में, जिसको बाद में प्रतिबंधित भी घोषित कर दिया कि इस झंडे का कोई प्रयोग नहीं करेगा। वहाँ के राजा ड्यूक्स के द्वारा वहाँ पे इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। उगते हुए सूरज की किरणें, ये नए युग का प्रारंभ दर्शाती हैं, जिससे पता चलता है कि कोई देश आज़ाद हो गया तो उसमें एक नए युग का प्रारंभ हुआ, एक नए समय का उसमें प्रारंभ हुआ है। तो ये इस लेसन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको जांचने की कोशिश करी। तो इसमें लगभग सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मुख्य तौर पर जब हम देखते हैं तो इसमें जर्मनी इसमें कवर हो जाता है, इटली इसमें कवर हो जाता है, फ्रांस इसमें कवर हो जाता है और यूनान इसमें कवर हो जाता है। तो लगभग ये सारे देश जो यूरोप के मुख्य देश थे, जो राष्ट्रवाद की भावना से उस दौर में उभरे थे, तो वो इसमें हमने लगभग सब कवर किए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि नई नई जानकारियाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।